हेलो फ्रेंड्स, माय सब नीलेश कोड़ेकर एंड माय चैनल नेम इज मेक डिफरेंस विद नीलेश। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था वर्क एंड एनर्जी, जो 9th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम का। उसमें हमने सेकंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी देखा था। तो अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट जो देखना है तो मैंने अपने वीडियो के नीचे लिंक दिया है, जाके उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। तो हमने देखा था कि वर्क जो है तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क हैपन होता है। तो वर्क का फॉर्मूला देखा था हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। ओके, उसके बाद हमने देखा था पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, और अगर फोर्स जो है अगर एंगल में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर नहीं लग रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमने देखा था W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हमने वर्क का जो है यूनिट फाइंड आउट किया था। वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, और SI यूनिट में हम उसको जूल ऐसे भी कहते हैं, और इसका वर्क का जो है CGS यूनिट है अर्ग। ओके, और 1 जूल जो होता है 10 टू द पावर ऑफ 7 अर्ग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव वर्क में फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। निगेटिव वर्क में क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। और जीरो वर्क में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और जब भी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनमें एंगल जो होगा वो 90 डिग्री रहेगा, तो उस दौरान भी जो हमारा वर्क डन होगा वो ज़ीरो रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखा था एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। ओके, ऑब्जेक्ट का जो बॉडी जो है उसकी जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं एनर्जी। और एनर्जी और जो वर्क है वो दोनों भी सेम चीज़ें रहती है। ठीक है, और SI सिस्टम में जो एनर्जी का भी यूनिट है वो जूल होता है, और CGS सिस्टम में एनर्जी का यूनिट जो है अर्ग होता है। हमने डिफरेंट टाइप्स का एनर्जीज देखा था, जैसे कि मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर एंड सोलर। उसमें से हमने पिछले लेक्चर में 2 मैकेनिकल एनर्जीज का स्टडी किया था। उसमें से एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फर्स्ट देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में है, अगर मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट को उस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है वेलोसिटी की वजह से या फिर मोशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसमें जो m जो है वो होता है मास, और v जो है वो होती है वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्थिति या कंडीशन की वजह से अपने अंदर कोई एनर्जी स्टोर कर लेता है, अपनी जो स्पेसिफिक स्टेट है, और अगर कोई भी पोजीशन है अपनी, उसकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से, वो ऑब्जेक्ट का अगर हमने कुछ हाइट पे रखा है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg इंटू एच। एच जो है हाइट है, m जो है मास है, और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू mgh। ठीक है, उसके बाद हमने और पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था कि एक रिलेटिव होती है, हम किस हाइट से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। अगर मैं थोड़ा नीचे से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आएगी, और मैं थोड़ा ऊपर से कैलकुलेट करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम आएगी। ये हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया था। ठीक है, फिर हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि हम पावर प्लांट में करते हैं। जो हीट एनर्जी, कोल वगैरह जो रहता है
या डीजल रहता है या गैसेस रहते हैं, उनको हम जला के उनका जो हीट है हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और स्टीम जो है, स्टीम का जो हीट है, बाद में हम उससे टरबाइन घुमाते हैं और बाद में ये टरबाइन का जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम जनरेटर को घुमाते हैं और वो जनरेटर के घूमने की वजह से जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और बाद में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हमारे घर में ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी से बनता है। जो एनर्जी है उसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट जो एनर्जी है हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहती है। इतनी अगर एनर्जी यूनिवर्स में है तो उतनी ही एनर्जी रहेगी, बस वो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे फ्री फॉल। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी हाइट पे लेके जा रहा हूँ और उधर से मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर नीचे फेंक रहा हूँ तो हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट वहाँ से फ्री फॉल हो रहा है। अगर आपने बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे, अगर कोई जो एक्साइटिंग जो लोगों को कुछ करना होता है, कुछ भी रोमांचक चीज़ें अगर करते हैं जो लोग, उनको अगर आपने देखा होगा तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो रहते हैं जिनको ज़्यादा ही कुछ तूफानी करनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं और एरोप्लेन से वहाँ से एरोप्लेन के अंदर से कूद जाते हैं नीचे। तो वो क्या होता है, वहाँ पे वो लोग भी वहाँ से फ्री फॉल हो रहे हैं। ज़मीन उनको अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, उनके वेट की वजह से उनको नीचे खींच रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल हो रहा है नीचे। अभी हमने देखा फ्री फॉल कैसे होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूसली, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं एक ज़मीन के ऊपर किसी हाइट से नीचे फेंक दूँ और उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दूँ, तो जो ज़मीन जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ नीचे की ओर खींचता है। तो जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ चला जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हाइट h पे है रखा हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का सपोज हम मास कंसिडर करेंगे m, और इनिशियली हम कंसिडर करेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है एट पॉइंट A है। तो ये जो पॉइंट C जो है इसको हम कंसिडर करेंगे फ्लोर या फिर ज़मीन हम कहेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये जो है हमारा फ्लोर है या फिर ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हाइट h पे मैंने लेके गया हूँ, और अभी मैं क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से नीचे फेंकूँगा। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपने आप नीचे आने लगेगा। उसको यहाँ पे मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, बट जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट पे रख रहा हूँ ना, m मास के ऑब्जेक्ट को मैं हाइट पे रख रहा हूँ, तो हाइट पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसी एक कंडीशन में है, उसकी कोई एक स्थिति है, यहाँ पे स्टेट है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो किसी हाइट पे है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में कितनी होगी, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसी हाइट पे है। तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, हाइट जो है ऑब्जेक्ट h हाइट पे है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। और इनिशियली मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो है किसी भी मूवमेंट में नहीं है, किसी भी मोशन में नहीं है, वो अपने एक स्थिर कंडीशन में है। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है इनिशियली मैं मान रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी वो होगा 0। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का अगर u मानता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं क्या मान रहा हूँ, वो स्थिर है, रेस्ट में है। मैंने उसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे अब जो मूव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इस फ़ोन को पकड़ रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन ऑब्जेक्ट का रेस्ट है। तो मैं ज़मीन से थोड़ी हाइट पे इसको ऊपर पकड़ा हूँ, तो जिस ज़मीन से इसका जितना हाइट होगा उतनी ही उसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगी। जितना मैं इसको ज़्यादा हाइट पे ऊपर पकड़ूंगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mg/h। तो अभी इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट में कोई काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, इनिशियली ऑब्जेक्ट में कोई काइनेटिक एनर्जी होगी क्या,
काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। जो ऑब्जेक्ट को जो है एनर्जी अपने वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी की वजह से एनर्जी ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, एक अपने कंडीशन में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसको कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 एज्यूम किया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा? 1/2 mu²। इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या ऑब्जेक्ट का एज्यूम किया? u, ठीक है। तो एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? अगर इसमें मैं फॉर्मूलाज में वैल्यूज अगर डाल दूँ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? यहाँ पे मैं डालूंगा 1/2 इंटू m जो है ऑब्जेक्ट का मास है, इंटू u जो है 0 है। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। तो उसकी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बनेगी मेरी 0, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कितना बनेगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा? टोटल एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट में? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, मैं एज्यूम करता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी कितना है इस ऑब्जेक्ट में? वो आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है एट पॉइंट एट। काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था पोटेंशियल एनर्जी? कैलकुलेट किया था हमने mgh। एट पॉइंट ए हाइट h है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का होगा mgh। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना बढ़ा जो ऑब्जेक्ट का? 0 प्लस mgh कितना बना? 0 प्लस mgh कितना बनेगा? mgh, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बन गया 0 प्लस mgh बनेगा mgh। तो टोटल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बनेगी, कितना बनेगी? टोटल एनर्जी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी बनेगा mgh, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे टोटल एनर्जी बनेगा mgh, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया है एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जो ये मोबाइल है नीचे ऐसे छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया ने मोबाइल। तो यहाँ पे अगर ये ज़मीन है और यहाँ से ऐसे मैंने नीचे छोड़ दिया है, ज़मीन से अगर ये बीच का कोई मैं पॉइंट लेता हूँ ना, यहाँ पे बीच में, ना ज़मीन के ऊपर ना इनिशियली मैंने जिस हाइट पे पकड़ा था, उन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट लेता हूँ मैं। तो उस पॉइंट में क्या है, अभी देखिए आप ऑब्जर्व करिए, जब मैं ये मोबाइल नीचे छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये बीच में पॉइंट ए, और यहाँ पे अगर सतह को मैं सी पॉइंट मानता हूँ, तो ए और सी के बीच में ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी में मूव कर रहा है। इस पॉइंट में जब ए से मैं नीचे छोड़ूंगा, इनिशियली तो 0 है, बट यहाँ से जब मैं नीचे छोड़ूंगा ना धीरे धीरे, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ जाते वक्त। तो हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इसको नीचे छोड़ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से, इसकी में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे मैं जैसे आऊँगा ना, तो ऊपर से नीचे जैसे आऊँगा तो यहाँ पे क्या हाइट कम हो जाएगा, ज़मीन से ज़मीन की तरफ में जैसे जैसे जाऊँगा हाइट क्या कम होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। बट वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी एट पॉइंट बी अभी हम कंसिडर करते हैं, एट पॉइंट बी। अभी यहाँ पे जो एट पॉइंट बी है ना, यहाँ पे किसी भी एक बीच में, हम बीच में या फिर कोई भी यहाँ पे भी ले सकते हो आप पॉइंट, यहाँ पे भी ले सकते हो। तो मैं एक एक्स डिस्टेंस पे ये बी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मुझे अभी फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो अभी हम
तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है, काइनेटिक एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं एज्यूम करता हूँ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है वीबी। क्या है मेरी वेलोसिटी, वीबी। इस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी है उसको मैं एज्यूम करता हूँ वीबी है। कितना है, वीबी। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, इज इक्वल टू बनेगा 1/2 m वीबी स्क्वायर। ठीक है, वीबी का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो अभी इससे मैं एक जो न्यूटन का जो लॉ है ना, न्यूटन का जो मोशन का लॉ है, उससे मैं एक वेलोसिटी जो है यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा वो डिराइव करता हूँ। तो मेरे पास न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है ना, उसमें मेरे पास 3 इक्वेशन है। तो उसमें से मैं एक इक्वेशन यूज़ करता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमको ये पता है, न्यूटन के जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था उसमें से हमको ये न्यूटन के 3 इक्वेशन पता है, उसमें से हम एक इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे पता है इनिशियली मेरा वेलोसिटी कितना है, u। हमने यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम किया था, और v जो है अभी मैं यहाँ पे v जो है इस पॉइंट को फाइनल वेलोसिटी मान रहा हूँ मेरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, vb स्क्वायर। ओके, इस पॉइंट को मान रहा हूँ मैं vb स्क्वायर। और अभी u जो है मैंने क्या एज्यूम किया था, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है, 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 प्लस 2। और मेरा अभी एक्सेलरेशन कितना है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला में है a मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, a इज इक्वल टू g, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है इक्वल होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है ना, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना बढ़ रहा है, जितना है उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम एक्सेलरेशन को मानेंगे g। तो यहाँ पे मैं जो है ऑब्जेक्ट के लिए a के लिए लिखूंगा g। और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है अभी यहाँ a से b तक आने तक मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आने का, x। कितना हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट, x। तो मैं यहाँ g के बाद लिखूंगा s इज इक्वल टू x। एट पॉइंट b क्या है हमारा, s इज इक्वल टू x है। ओके, तो मेरा वीबी स्क्वायर आया, वीबी स्क्वायर क्या आएगा मेरा, वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पे अभी देखिए, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, एट पॉइंट बी। यहाँ पे देखिए अभी वीबी स्क्वायर क्या आया मेरा वैल्यू, 2gx। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से मेरे पास क्या आया था, 1/2 m वीबी स्क्वायर। तो इस वीबी स्क्वायर के लिए मैं 2gx लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में मैंने डिराइव किया है उसको। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मेरा बनेगा, क्या बनेगा, 1/2। अभी मैं m की जगह m ही रख रहा हूँ। ठीक है, m की जगह m ही रख रहा हूँ, और वीबी स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ 2gx। ओके, वीबी स्क्वायर की जगह पे रख रहा हूँ मैं 2g इंटू एक्स। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू जी एक्स। तो यहाँ पे मेरा अगर ये यहाँ पे देखिए ये 2 डिनोमीटर में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा एट पॉइंट बी, mgx। क्या आएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, mgx आएगा। कितना आएगा एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी आएगा मेरा mgx। ठीक है, और अभी इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, अभी यहाँ पे हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, mgh। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालना है हमको। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए दोस्तों, m ऑब्जेक्ट का मास क्या चेंज हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहा है। तो मैं m के लिए m ही लिखूंगा, और ऑब्जेक्ट जो है g हाइट, जो g जो है g का वैल्यू तो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से आता है, वो पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की ग्रेविटेशन के ऊपर हाइट के हम कितना रख रहे हैं उसकी वजह से ही ऑब्जेक्ट का जो है पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो उसकी वजह से जी जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 जो वैल्यू है वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और एच अभी यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे देखा था पहले ही, एच का जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो यहाँ पे क्या होगा, एच का वैल्यू होगा एच माइनस एक्स। ज़मीन से हमको कैलकुलेट करना है ना पोटेंशियल एनर्जी, वो हमको ज़मीन से कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी हमको कहाँ से कैलकुलेट करना है, एट पॉइंट बी, ज़मीन से। अभी यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हैं, ऊपर से नहीं लेना है वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, हमको कहाँ से लेना है, ज़मीन से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये जो अगर टोटल डिस्टेंस एच होगा और ये अगर एक्स होगा तो ये बचा हुआ कितना होगा, एच से अगर मैं एक्स माइनस करूँगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी, एच माइनस एक्स, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा एट द हाइट एच माइनस एक्स आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एम जी और एम जी को मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसको मैं ब्रैकेट में लिखूँगा एच माइनस एक्स, ठीक है। और अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ आगे, एम जी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स बनेगा, ओके। यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है। तो अभी मेरा टोटल एनर्जी कितना बनेगा, यहाँ पे इस पॉइंट बी पे मेरा टोटल एनर्जी कितना बनेगा, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना बनेगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना आया था मेरा एट पॉइंट बी, एम जी एक्स। यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखता हूँ, एट पॉइंट बी, ओके। कितना आया है मेरा, एम जी एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी भी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एट पॉइंट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है मेरा, एट पॉइंट बी एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो अभी ये टोटल एनर्जी के इक्वेशन में मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यूज डालता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितना है हमारा, एम जी एक्स। और अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों का एडिशन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया था मेरा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है। कितना आया था, तो मैं दोनों भी वैल्यू उधर पुट कर देता हूँ, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो गया, क्या आ गया मेरे इक्वेशन में, एम जी एक्स, एक एम जी एक्स प्लस है और एक एम जी एक्स माइनस है। तो ये माइनस और माइनस अगर मैं 1 माइनस 1 कर दूँ, दोनों चीज़ें सेम है तो क्या होगा, 0 आएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ बचेगा एम जी एच, ओके। तो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होता है, एम जी एच, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो मेरा टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या आया यहाँ पे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या आया मेरा, एम जी एच। जितना मुझे यहाँ पे मिला था एट पॉइंट ए, मेरा टोटल एनर्जी कितना था, एट पॉइंट ए कितना आया था मेरा टोटल एनर्जी, एम जी एच, है ना। उतना ही मेरा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी मेरा एनर्जी कितना आया, एम जी एच। अभी हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एट, टोटल एनर्जी को मैं टी ही बोलता हूँ, एट पॉइंट क्या निकालेंगे हम, सी। तो वो कितना होगा, अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट सी मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जब ज़मीन तक आ गया है, ज़मीन तक जस्ट गिरने से पहले यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है मैक्सिमम होगा। जब नीचे के पॉइंट में सी तक आएगा ना सतह पे, ऑब्जेक्ट क्या टकरा जाएगा, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़मीन तक टकरा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब ज़मीन से टकरा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट की हाइट एज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना,
यहाँ पे क्या होगी, पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे जब नीचे आएगा ना ऑब्जेक्ट जमीन पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। और जमीन पे जब ऑब्जेक्ट टच करेगा तो उसको कोई हाइट है क्या, नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट में नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो रहेगी ज़ीरो। जब ऑब्जेक्ट ज़मीन को टच करेगा उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगी ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे के ई प्लस पी आता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ज़मीन पे ज़ीरो कैसे आती है। पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो अभी एट पॉइंट सी में जो वेलोसिटी है मेरा वो एज्यूम करता हूँ वो है वी सी। क्या है मेरा वेलोसिटी, वी सी। मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट सी है वी सी। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पता हमको 1/2 m, और v क्या है मेरा काइनेटिक एनर्जी के लिए, v स्क्वायर, वी सी स्क्वायर। एट पॉइंट सी मेरा वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितना है, वेलोसिटी वी सी है, तो मैं लिखूंगा वी सी स्क्वायर। ओके, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बन गया 1/2 m वी सी स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ले रहा हूँ मैं, वो इम्पोर्टेंट है, एट पॉइंट सी। ठीक है, 1/2 m क्या है, m वी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बनेगा। अभी मेरा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए मुझे अभी जो वी सी है ना, अभी हमारे पास तो वेलोसिटी दी है नहीं, तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ न्यूटन का एक इक्वेशन यूज करके, जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन न्यूटन ने दिया है उसको ही हम यूज करेंगे, है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या माना था, यू स्क्वायर, यू इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है इस कंडीशन में, 0। और v अभी इस पॉइंट पे हमको c पे लेना है वेलोसिटी, तो हम v क्या अज्यूम करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारा vc। ठीक है, हमारा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम c पॉइंट पे ले रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी आएगा vc स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा u कितना है 0 इनिशियल, तो मेरा u आएगा 0, यू स्क्वायर भी मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा 2। अभी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है दोस्तों, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरा एक्सेलरेशन जो रहेगा वो g ही रहेगा। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे उसको हम कंसीडर कर रहे हैं h। ठीक है, s जो है वो हमने ऑलरेडी एज्यूम किया था, s का वैल्यू कितना है हमारा h। अभी यहाँ पे जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट का, h इतना डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ से नीचे छोड़ रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, h हाइट इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसके लिए मेरा s का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितना किया है, टोटल हाइट h, तो s का वैल्यू मेरा बनेगा यहाँ पे h। ठीक है, तो मेरा वी सी स्क्वायर क्या बनेगा, वी सी स्क्वायर बनेगा मेरा 2g इंटू एच। ओके, वी सी स्क्वायर। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या बनेगा मेरा, अभी यहाँ पे देखिए मैं ये वी सी स्क्वायर की जगह पे 2gh लिख सकता हूँ, वी सी स्क्वायर की जगह पे 2gh लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा वी सी स्क्वायर आया है उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2gh। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी वाला, 1/2 इंटू m, है ना, m जो इनिशियली था उसमें m इंटू 2gh। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जो है डिनोमिनेटर में है और ये जो 2 है न्यूमरेटर में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। तो बनेगा क्या इक्वेशन, mgh, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या बनेगा मेरा, इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी mgh बनेगा। ओके, अभी हम एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ था इनिशियली, बट अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पॉइंट पे आया है। ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर के नीचे सी पॉइंट तक आया है। ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, यहाँ पे
यहाँ पे ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूरा कन्वर्ट करते हुए, पोटेंशियल एनर्जी है पूरा कन्वर्ट करते हुए नीचे आया। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो है, तो जीरो कैसे आएगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। ओके, तो अभी इस कंडीशन में मेरा m जो है, मास जो है मेरा सेम ही रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो g ही रहेगा। अभी जो h है, अभी h का वैल्यू कितना आएगा? अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना? मैं कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी? एट पॉइंट सी, जमीन की जो सतह है उस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जमीन की सतह पे हाइट कितना है? यहाँ पे जमीन पे मैं हाइट अगर गिनूंगा तो क्या होगा? जीरो है। यहाँ से कोई हाइट है क्या जमीन के ऊपर? नहीं है। ऑब्जेक्ट जो है जमीन को आके टच हो गया, तो वहां पे मेरा हाइट बनेगा जीरो। तो यहाँ पे h क्या होगा मेरा? तो h का वैल्यू जो है एट पॉइंट सी, h एट पॉइंट सी क्या होता है? जीरो। ओके, तो मेरा h का वैल्यू आएगा यहाँ पे इंटू जीरो। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का? जीरो। mg को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरा यहाँ पे जीरो बनेगा। तो अभी टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, है ना? टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आएगा दोस्तों? हमको पता है टोटल एनर्जी है जो सभी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में है उसका एडिशन होता है। तो ऑब्जेक्ट में करंटली क्या क्या एनर्जीज है? काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो हमने मैकेनिकल एनर्जी एज्यूम किया था। तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी मेरा पॉइंट सी पे कितना आया? mgh। कितना आया था? mgh प्लस अभी मेरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है? मैंने कैलकुलेट किया एट पॉइंट सी। यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है किसी भी हाइट पे नहीं है, वो ज़मीन को आके टच हो गया, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी बन गया जीरो। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल एनर्जी यहाँ पे बनेगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या बनेगा मेरा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी mgh कितना बनेगा? सेम ही है। अभी यहाँ पे देखिए हमने तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया। एट पॉइंट ए हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया, वो कितना आया था? mgh। एट पॉइंट बी भी हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया था। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना आया था? mgh। और हमने टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी भी कैलकुलेट किया, कितना आया? mgh। तो इससे हम क्या डिराइव कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था इनिशियली उसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा था। ओके, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। एट पॉइंट ए हमने यहाँ पे देखिए डिराइव भी किया था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो था mgh था, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी थी, जो थी ना ऑब्जेक्ट में, वो है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट को जब मैंने नीचे छोड़ा तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ऑब्जेक्ट की, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चली गई। जो है ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट धीरे धीरे जैसे कम हो गई, उसकी वजह से हाइट का जो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो बढ़ने लगा। उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना ऑब्जेक्ट में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अभी हम यहाँ पे हमने पॉइंट बी में देखा, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा जो पोटेंशियल एनर्जी जो था ना mgh था, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होके mgh माइनस एक्स बनता है। तो यहाँ पे मैं बड़े चीज़ से छोटा चीज़ यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ एक, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, और जो कम हुआ जो एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। मेरा काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे क्या है? mgx। तो टोटल एनर्जी मेरा आ रहा था mgh। और अभी हम देखते हैं पॉइंट सी पे क्या हो गया। पॉइंट सी में क्या हुआ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन को आके यहाँ से टच हो गया, तो ज़मीन पे हाइट मेरा ज़ीरो है, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे ज़ीरो बन गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी मैं किसी हाइट पे उसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ, तो उसका जो किसी कंडीशन की वजह से उसमें एनर्जी नहीं आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा एट पॉइंट सी ज़ीरो बन गया। और यहाँ पे जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो था ना वो काइनेटिक एनर्जी में पूरा कन्वर्ट हो गया एट पॉइंट सी। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आया mgh। जो इनिशियली मेरा पोटेंशियल एनर्जी था ना mgh ही था, है ना? मेरा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh। और मेरा एट पॉइंट सी मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया? mgh। तो मेरा टोटल एनर्जी भी एट पॉइंट सी है mgh।
तो जो टोटल एनर्जी है ना, इससे हम एज्यूम कर पता चलता है हमको कि टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एनर्जी कन्वर्जन लॉ, जो एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है ना हमारा, यहाँ पे यूज हो रहा है। एक फॉर्म से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, एक फॉर्म से एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और टोटल एनर्जी जो है ऑलवेज सेम रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है ना, ये हम इससे एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया हमारा फ्री फॉल का एग्जांपल। इससे आप ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट पे जो हाइट है या वेलोसिटी है या फिर एनर्जी जो है निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पावर। पावर क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो हम कहते हैं कि अरे यार इसको तो ज़्यादा पावर लगेगा, अरे यार इसको तो कम पावर लगेगा। तो ये पावर मतलब है क्या। अभी हम कोई बड़ा आदमी देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा पावर होगा। और छोटा आदमी देखते हैं, अरे यार इसमें तो कुछ पावर है ही नहीं। तो हम क्या कहते हैं, पावर मतलब क्या है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। पावर मतलब क्या है, हम कितना फास्ट काम कर सकते हैं। जो मैं अगर सपोज मैं एक काम कर रहा हूँ और कोई छोटा बच्चा मेरे सामने वही काम कर रहा हूँ, सपोज मुझे यहाँ से बकेट भर के ऊपर मेरे टेरेस के जो टंकी है उससे मेरा वो टंकी भरना है बकेट से पानी लेके जाके, और छोटा बच्चा भी वही काम कर रहा है, तो उसका पावर क्या है, मेरे कंपैरिजन में कम है। तो उसको क्या है, मेरे कंपैरिजन में वही काम करने को, अगर सपोज यहाँ पे मुझे वो काम करने को सपोज 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, कितना 1 आवर अगर मुझे लग रहा है, और वही काम करने को उस बच्चे को लग रहा है 3 आवर्स। कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। तो मेरे से क्या है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मेरा क्या है, जो काम करने का रेट जो है ना मेरा, वो क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं इस रेट को जो है डिवाइड करूँगा मेरे इससे, तो मेरा पावर जो है ज़्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो पावर जो है वो ज़्यादा आएगा, और ये जो बच्चा है इसका जो पावर है वो क्या होगा, कम होगा। तो पावर मतलब क्या, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट मतलब हम रेट ले रहे हैं, वर्क जो है काम करने का मेरा रेट, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो मुझे एक काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, अगर मैं टाइम में गिनूंगा तो अगर एक चीज़ करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, तो वो जो है वो गिनना जो होता है उसको हम कहेंगे हमारा पावर। 1 सेकंड में मैं कितना काम कर सकता हूँ, तो उससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि मैं 10 घंटे में कितना काम कर सकूंगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे मेरा पावर कितना है, मेरा पावर ज़्यादा है या कम है। किसी भी हम इक्विपमेंट को जब डिफाइन करते हैं ना, अगर किसी भी इक्विपमेंट का हमको पावर डिफाइन करना है तो उसको हम कहते हैं कि वो जो इक्विपमेंट है कितना काम कर सकता है कितने वक्त में। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो है हम दोनों ने यहाँ पे सेम ही किया था। अगर मैं 100 लीटर पानी नीचे से भर के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो भैया यहाँ पे क्या है, और ये बच्चा भी वही काम कर रहा है, 100 लीटर पानी ऊपर से नीचे से ऊपर भर के लेके जा रहा है बकेट में। तो हम दोनों भी सिमिलर काम कर रहे हैं, तो वर्क हमारा सेम है, बट हमको यहाँ पे देखिए दोनों को जो है अलग अलग वक्त लगा है। तो यहाँ पे अगर अगर मेरे वर्क को अगर फॉर्मूला में रख दूंगा ना, तो वर्क डिवाइडेड बाय मेरा क्या आएगा, वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर, और बच्चे का जो पावर आएगा वो कितना आएगा, वर्क डिवाइडेड बाय 3 आवर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो बच्चे का पावर जो है कम आएगा मेरे पावर से, और मैं यहाँ पे 1 से ही डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा पावर जो है बच्चे के पावर से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैं कम समय में ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो वर्क जो है, पावर जो है उसको हम क्या कहेंगे, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके, उसे हम कहेंगे पावर। ठीक है, अभी पावर का जो एसआई यूनिट है, अभी हमको पता है वर्क का एसआई यूनिट क्या है। अभी हमने पावर डिफाइन किया था वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क का एसआई यूनिट क्या है हमको पता है, जूल, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, एसआई, सेकंड। तो पावर का यूनिट यहाँ पे क्या बनेगा, जूल पर सेकंड, उसको ही हम कहते हैं वैट। अभी ये जो पावर जो है ना, ये जो यहाँ पे एक जो साइंटिस्ट थे वैट करके, जेम्स वैट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि स्टीम इंजन जो था ना उसका उन्होंने इन्वेंशन किया था।
स्टीम इंजन का उन्होंने इन्वेंशन किया था, जिसकी वजह से हमारा ट्रेन चलती थी और बहुत सारे इंडस्ट्री में भी उसके एप्लीकेशन आए थे स्टीम इंजन के, जिसके बदौलत जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ना 18th सेंचुरी में, वो जेम्स वॉट की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने स्टीम जो इंजन था उसका इन्वेंट किया था। तो उसकी वजह से क्या था, जो ज़्यादा काम है हम फास्ट करने लगे थे, क्योंकि स्टीम इंजन जो है एक इंजन है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारा काम कम वक्त में करने लगे थे। तो उसकी वजह से जो इंग्लैंड में जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो वहाँ पे बहुत सारा वो लोग जो बहुत सारे जो चीज़ें थे वो कम समय में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, तो जो पावर का यूनिट है उनके जो वैट जो यूनिट है उनके सम्मान में दिया गया है। ठीक है, और पावर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना एक दूसरा भी यूनिट है, उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। क्या है दूसरा यूनिट? हॉर्स पावर। अभी हॉर्स पावर मतलब क्या, जो हम हमारे जो मोटर रहते हैं ना, हम जब हमारे किसी कुएं में हम पानी निकालना होता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे मोटर लगा दिया जाए, बट हम कहते हैं कि हमको कितना एचपी का मोटर चाहिए, 1 एचपी चाहिए, 2 एचपी चाहिए, 3 चाहिए या 7 एचपी का मोटर चाहिए। तो जितना ज़्यादा एचपी होगा उतना ज़्यादा उस मोटर का पावर होगा, मतलब वो उतने ही कम समय में ज़्यादा काम कर रही है वहाँ पे। तो जिस मोटर का पावर ज़्यादा है वो उतना ही वाटर जो है नीचे से ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जा सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी वो ले जा सकती है। ठीक है, तो ये जो हॉर्स पावर है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो 1 हॉर्स पावर जो रहता है ना वो रहता है 746 वॉट। वॉट जो है हमारा एसआई यूनिट है। जब भी आपको कहीं पे हॉर्स पावर में दिया जाए तो उसको आपको पहले वॉट में कन्वर्ट करना है। तो 1 हॉर्स पावर को आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको वॉट में अगर कन्वर्ट करना है तो उस हॉर्स पावर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 746 वैट से। ठीक है, अगर मैं सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस मोटर का पावर है 2 वैट है, सॉरी 2 हॉर्स पावर है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा उसको, 2 इंटू 746। तो ये जो होगा कन्वर्जन होगा इसमें, तो आएगा 1492। कितना आएगा वैल्यू, कितना वैल्यू आएगा 1492 वैट। ओके, 1492 वैट। सिंपल हम इसके लिए डब्ल्यू भी लिख सकते हैं वैट के यूनिट के लिए। ठीक है, तो पावर हॉर्स पावर से अगर मुझे वैट में कन्वर्ट करना है तो मुझको उसको 746 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी जो हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना, उसके लिए एक हम डिफरेंट ही यूनिट यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं किलो वैट आवर। क्या यूनिट यूज़ करते हैं? किलो वॉट आवर। किलो वैट आवर मतलब क्या है, तो किलो वैट जो आवर है उसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होती है ना, उसको हम 1 आवर में मेरा कितना पावर यूज़ हुआ वो अगर मुझे मेज़र करना है ना, तो मैं यूज़ करता हूँ किलो वैट आवर यूनिट। क्या यूज़ करता हूँ, 1 घंटे में मैंने कितना एनर्जी यूज़ किया, कितना पावर यूज़ किया, 1 घंटे में मैंने कितना पावर यूज़ किया, तो वो अगर मुझे मेजर करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, किलो वैट आवर। तो 1 किलो वैट आवर जो है ना वो होता है 1 किलो वैट इंटू 1 आवर। 1 किलो वैट आवर मतलब क्या, 1 किलो वैट इंटू 1 आवर। तो 1 घंटे में अगर मैं 1 किलो वैट पावर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कितना पावर एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ वहाँ पे, 1 किलो वैट आवर। जो किलो वैट आवर जो यूनिट है ना दोस्तों, वो एनर्जी का यूनिट है, ये ध्यान में रखिए। किलो वैट आवर जो यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट है। अभी यहाँ पे देखिए पावर मतलब क्या था, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं जब टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये वाला टाइम जो पावर वाले फॉर्मूले था वो टाइम और ये टाइम एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं। बेसिकली अगर हम फॉर्मूला में देखा जाए तो यूनिट क्या आएगा मेरा, यहाँ पे वर्क बचेगा सिर्फ। तो वर्क का यूनिट जो हमको पता है जूल। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट क्या कर रहा हूँ, एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 1 घंटे में मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी काउंट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मुझे अगर किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो गया वो फाइंड आउट करना है, तो मैं किलोवाट आवर यूनिट यूज़ करता हूँ। तो 1 किलोवाट आवर जो है, अगर 1 किलोवाट के लिए मैंने यहाँ पे 1000 वाट लिख दिया, और 1 आवर मतलब कितना सेकंड्स रहते हैं, 3600 सेकंड्स। और वैट मतलब क्या रहता है, जूल्स पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे जूल और सेकंड जो डिनोमीटर में है, जूल्स पर सेकंड वॉट वाले में,
वो एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचता है यूनिट सिर्फ जूल। तो किलोवाट आवर जो है इक्विवेलेंट है जूल के। तो ये जो किलोवाट आवर जो है आपको दिखाएगा एनर्जी उसका मतलब है एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तो उसका मतलब है आप 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप ध्यान में रखिए कितना सारा जूल आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी एनर्जी आप जब यूज़ कर रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक यूज़ करिए, उसको वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी में रहता है वो 1 किलोवाट आवर क्या रहता है, हमारा 1 यूनिट रहता है इक्विवेलेंट। तो अगर मैं कहता हूँ 1 यूनिट मैंने कंज्यूम कर दिया तो 1 घंटे में मैं कितना 1 किलोवाट पावर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका मतलब है इतने सारे जूल मैंने कंज्यूम कर दिए 1 घंटे में, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे, अगले चैप्टर्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो अगर आपको पिछले वाले लेक्चर देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।